कि भाई साहब यार मेरे को मेरे बच्चे ने बोला था कि एक पत्रकार आएगा आपसे पूछेगा, प्लीज़ भेज सके तो अन्य डिलीट कर दो। जैसा कि आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं तो न्यूज़ का फुल फॉर्म बता दीजिए। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ये तो नॉर्मल लोगों के लिए है, बट असली में क्या है? असली में भी यही है भाई साहब। वो जो एमएलए थे वो ज़्यादातर बीजेपी के थे, तो आप कांग्रेस वालों के साथ क्यों नहीं पूछते? एक रात पहले जब इनका नामांकन होने वाला था उससे एक रात पहले भाई साहब का ग्रुप में मैसेज था कि ये सवाल तो पूछना ही है। अब वो हिम्मत करने की बात थी। नमस्ते मयूर जी। नमस्ते आनंद जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी सर। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। तो वैसे तो आप क्वाइट फेमस हैं, लोग आपका चेहरा देखकर अब आपको पहचान जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताएं कि आपका कैसे हुआ और आप इस इंडस्ट्री में कैसा है। जी सर, मयूर जोशी नाम है मेरा और प्यार से लोग मेरे को मयूर अलवेला भी कहते हैं। हाँ, अलविदा का क्या सही? अलवेला मेरे संपादक साहब द्वारा दिया गया एक नाम है। मनु जी राव साहब ने मेरे को एक नाम दिया था, मयूर अलवेला, किसी को छोड़ेगा नहीं, अकेला। हाँ। और बेसिक जो स्कूलिंग हुई वो आलोक स्कूल से हुई। और मेन जो श्रेय देना चाहता हूँ, ईमानदारी की बात है, आज चैनल के माध्यम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आलोक स्कूल के अंदर एक यूथ फेस्टिवल होता है। अच्छा, क्या होता है उसमें? विवेकानंद युवा सप्ताह बनाते हैं वहाँ पर। हाँ। विवेकानंद जी की बर्थडे आती है तब विवेकानंद युवा सप्ताह बनता है 7 दिन का। अच्छा। उसमें अलग अलग तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, उसमें सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। डिबेट कंपटीशन भी होता है, डांस कंपटीशन भी होता है, सॉन्ग कंपटीशन भी होता है, घर से खाना बना, मतलब आपको वहाँ खाना भी बनाना होता है। अच्छा। सारी चीज़ों को कंपटीशन वहाँ होता है। तो हमारा जो सेक्शन था वो ई सेक्शन था, तो उसमें क्या सबसे कम तादाद में बच्चे थे। ओके। अब ले दे के सारे कंपटीशन में हम 5-6 जने ही पार्टिसिपेट करते थे, तो उससे कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अंदर की हिचक खुली, कैमरे के सामने आने की हिचक खुली और परफॉर्म करते गए। क्योंकि वहाँ भी आप ये मानो कि आलोक स्कूल में उस समय की स्ट्रेंथ थी 2,500-3 हज़ार बच्चों की। तो उन 2,500-3 हज़ार बच्चों के सामने स्टेज पे परफॉर्म करते थे, तो कहीं ना कहीं वो हिचक तो थी नहीं। और इसका श्रेय ईमानदारी से प्रदीप जी कुमावत को भी जाता है कि उन्होंने इस तरह का नवाचार उन्होंने डेवलप करा के हर बच्चे को स्टेज कैसे फेस कराना है। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे संपादक साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर उदयपुर न्यूज़ में जब मार्केटिंग के लिए मैं आया था। अच्छा, किस ईयर की बात है? ये सर 3 साल पहले की बात है। अच्छा जी, मैं मार्केटिंग के लिए आया था वहाँ पर और 1 साल मैंने वहाँ मार्केटिंग करी। आज भी करता हूँ मार्केटिंग, क्योंकि मेरा मेन जो स्ट्रेंथ है वो हमारी मार्केटिंग का ही। अच्छा। पर हरी लेमोस का मेला था, तो मेरे एक साथी सहयोगी हैं विकास जी माली, उन्होंने पहली बार मेरा कैमरा पकड़ा, उन्होंने कहा कि आप जाओ आगे और आप कर सकते हो। अच्छा। अब वो पहली बार मैंने वो मेला कवर करा, बस उसके बाद फिर तो चल रहा है फिर? चल रहा है सरोकार, हो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आपकी जो स्टाइल है बोलने की, एक हमारे यहाँ के लोकल रिपोर्टर हैं जी, जो शायद डॉग को कुत्ता ना बोल के गंडकड़ा बोलते हैं, तो ये उनसे इंस्पायर्ड है? देखिए कहीं ना कहीं उनका सम्मान, जितने भी पत्रकार हैं वरिष्ठ, जितने भी पत्रकार हैं, सबका सम्मान है। और छोगालाल जी का तो मतलब ये मानो कि मैं क्या, मतलब पूरा उदयपुर शहर छोगालाल जी का मुरीद है, क्योंकि उनके जो बोलने का अंदाज है, उनके जो बात करने की शैली है, वो सबसे अलग है। राइट। कहीं ना कहीं क्या होता है कि मैं 7th या 6th या 7th क्लास में पढ़ता था, आज उदयपुर में बाढ़ आई थी तब। अच्छा। तो वो सब जगह नदी नाले उफान पे चल रहे थे, तो छोगालाल जी भाई साहब कहीं गए होंगे जहाँ नदी नाले उफान पे चल रहे थे। उस समय डैन मेवाड़ उन पे वो एंकरिंग करते थे, उन्हीं का चैनल है। तो वहाँ गए वो, और उन्होंने किसी को ये बोला कि ए भाया अटे ना मत, ज़्यादा तेज ना कर, हाड़ का टूट जाएगा तारा, पानी ज़्यादा तेज आ जाएगा। तो फिर इस तरह की बातें वे शुरू से करते हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं। हाँ, देसी टच जो देते हैं। और वाकई में आप अगर किसी चीज़ को उसके ट्रैक से हट के करोगे, एक नॉर्मल वे में करोगे, तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करें। तो अभी जो रिसेंटली छात्र संघ चुनाव हुए थे, उसमें आपने छात्रों को जाके काफ़ी ज़्यादा आड़े टेढ़े सवाल पूछे थे, जैसे कि अंग्रेज भारत कब आए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वाले जो सवाल थे, तो इसमें भी आप रिसर्च करके गए थे या आपने वहीं जाके रैंडमली? सर देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शायद अपन बेसिक स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, उसके लिए अपन को कोई रटने की, उसका रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। राइट। मतलब अगर मैंने एमएलए से उसकी फुल फॉर्म पूछी, तो सर वो उसकी बेसिक ड्यूटी है।
हाँ। आप 10 साल से जिस कुर्सी पर बैठे हो, अगर आपको उस चीज़ का नाम ध्यान नहीं है तो मेरे हिसाब से आप उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। फिर भी आपको लोग वोट देते हैं, आप जीतते हैं, उससे मेरे को एतराज़ नहीं। और मेरा सवाल आपसे ये था कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप छात्र हितों की बात करते हो, आप छात्रों के लिए आंदोलन करते हो, आप छात्रों की मांग आंखें उठाते हो, कम से कम आप बेसिक लिटरेट तो होने चाहिए। अपना कंसेप्ट सिर्फ ये था, अंग्रेज भारत कब आए उससे उसके छात्र राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी अंग्रेज भारत कब आए ये उसको नॉलेज जरूर होना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है, ये शायद 6 to 8 क्लास की सोशल स्टडी की बुक्स में पढ़ाया जाता है। तो यूजुअली जर्नलिस्ट की आदत होती है कि वो कोई भी मतलब कुछ गलत बोल देता है तो उसका जो स्लिप ऑफ टंग होता है उसको पकड़ लेते हैं। जी, तो कई बार आप सवाल पूछते हो तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी स्लिप ऑफ टंग हो गई हो? कई बार हो जाती है सर। देखिए ह्यूमन नेचर है, मतलब मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी भूल हो सकती है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। उस दिन भी अगर किसी को फुल फॉर्म नहीं आ रही थी तो वो मना करते कि मेरे को फुल फॉर्म नहीं आती। आप उसको जबरदस्ती च्युइंगम जैसे खींचोगे तो बात बढ़ेगी। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना ना तो मेरा शुरू से उद्देश्य रहा। अब कई बार लोग सर, हम पत्रकारिता करते हैं, कई बार सब जने ही कहते हैं कि यार ये पार्टी विशेष का पत्रकार है, पार्टी विशेष का पत्रकार। पर आप खुद एक बात बताएं, 28 सालों से नगर निगम में बोर्ड भाजपा का, 20 सालों से विधायक भाजपा का। पत्रकार सवाल किससे पूछेगा? पत्रकार सवाल तो सिस्टम से पूछेगा ना, जो उस कुर्सी पर बैठा होगा मैं तो उनसे सवाल पूछूंगा। तो मेरे लिए सवाल पूछने की पार्टी वो एक ही है, तो सबको लगता है कि मैं बी टीम से खेलता हूँ, जबकि मैं तो सिर्फ कुर्सी सवाल पूछ रहा हूँ। अगर कल को कुर्सी पे कोई कांग्रेस का विधायक बैठेगा तो मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। मैंने यहाँ इतने सारे शो करे सर, उदयपुर शहर के अंदर, उदयपुर के आसपास इतने सारे शो करे। आपको मतलब जानकर आश्चर्य होगा कि लोग अपनी बेसिक, जो अपन जिनको कहते हैं कि मूलभूत सुविधा है, उसके लिए भी लोग तरस रहे हैं डेलिकेट जैसे इलाके पर। मतलब शौचालय ना होना डेलिकेट जैसे एरिया के अंदर कितनी बड़ी विपदा है, आप बताएं। और फिर हम कहते हैं कि हमने विकास करा, हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं सर? मतलब पत्रकारिता करने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि कुछ चीज़ों में बदलाव आना चाहिए। एक, मैं तो कह रहा हूँ कि 1000 समस्या होगी, मैं अगर उसमें से एक चीज़ में ही बदलाव लाने में सक्षम होऊंगा तो मैं अपने आप को मानूंगा कि यार मैंने कुछ अच्छा अचीव करा। बाकी ये वायरल होना, ये होना, ये कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। लक्ष्य की प्राप्ति जब बदलाव आएगा। आज अगर गाचीवाड़े के अंदर औरतें शौच के लिए 3-3 किलोमीटर दूर जा रही है, वो जिस दिन उनके मोहल्ले में शौचालय बनेगा उस दिन मैं अपनी जीत मानूंगा, उस दिन मैं मानूंगा कि मेरी पत्रकारिता सार्थक है। हाल ही में आपकी एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें आप एक एमएलए कैंडिडेट से पूछ रहे थे कि भाई एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। जी, तो आप जब ये सब सवाल पूछते हो तो आप मतलब पहले से रिसर्च करके जाते हो या मतलब वहीं जाके एकदम से आ जाता है कि? देखिए कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं सर जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ उसके दरमियान ही निकलते हैं। पर ये जो पर्टिकुलर वाक्य है, इस वाक्य के पीछे तो बहुत बड़ा रीज़न। इस वाक्य के लिए मैं मेरे तमाम ऑफिस के स्टाफ को और खासकर मेरे संपादक साहब मनोज जी राव साहब को और प्रदीप जी भाटी साहब को इसका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा हमें छोटे भाई जैसा रखा। और उस दिन एक रात पहले जब इनका नामांकन होने वाला था, उससे एक रात पहले भाई साहब का ग्रुप में मैसेज था अच्छा कि ये सवाल तो पूछना ही है। अब वो हिम्मत करने की बात थी, और हिम्मत भी सर इसलिए आ जाती है क्योंकि कहता ना, जिसका बड़ा भाई ताकतवर होता है, पावरफुल होता है, उसको छोटे भाई को डरने की जरूरत नहीं होती। तो हमारे संपादक साहब, मैनेजर साहब अपने आप में एक पावरफुल हस्ती है, एक शहर का बड़ा नाम है, तो हमारे को कहीं उसकी दिक्कत है नहीं। मतलब सामने वाला कोई भी होता अपन उससे पूछ सकते हैं, और वो वापस कुछ रिटर्न में दे, अपन कह सकते हैं कि भाई साहब का छोटा भाई है। वो जो एमएलए थे वो ज़्यादातर बीजेपी के थे, तो आप कांग्रेस वालों के साथ क्यों नहीं पूछते हो? मैंने बिल्कुल पूछा सर, मैंने कांग्रेस की विवेक जी कटारे को पूछा, उनकी कटिंग है। मैंने गौरव वल्लभ जी को पूछा, उनकी भी कटिंग है। बट सर एक्चुअली समझे, शिक्षा का बहुत गहरा प्रभाव होगा किसी भी चीज़ के अंदर, राजनीति के अंदर ले लो, व्यापार के अंदर ले लो। अगर आपको तरक्की करनी है, आपको डेवलपमेंट करना है, तो वाकई में आपको शिक्षित होना जरूरी है। आप उसको कब ग्रहण करते हैं? जैसे फुल जी बहुत अच्छा आदमी, मैं आपको कह रहा हूँ, नो डाउट सैल्यूटेबल आदमी है। उन्होंने जो विकास करा है, उनके जो लोगों में फैन फॉलोइंग है, वो जो लोगों के प्रति उनका अटैचमेंट है, लोगों से जो टच है, वो अच्छा है। उन्होंने वाकई में अभी के दौरान में उन्होंने
सर कोर्स भी करे, 10th पास भी करी, सब कुछ करा, अभी शायद PhD भी कर रहे हैं, पर सर मेरा उद्देश्य अभी भी आपको बता रहा हूँ, किसी को हर्ट करना नहीं, सिर्फ आप जो चीज़ कर रहे हो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूँ आप, मैं अगर वापस इन सारे लोगों से भी MLA का सवाल पूछूं तो भी आधे से ज़्यादा लोग नहीं बता पाए। मतलब मैं वहाँ गया तो मेरे को कोई यूँ कह रहा है कि यार आप ये चलाना मत, मेरे को किसी ने कहा था कि कोई पत्रकार आएगा वो पूछेगा, मैंने मेरे मोबाइल में सेव कर रखा है। हाँ सर मोबाइल में सेव करना कोई उद्देश्य थोड़ी ना, बेसिक चीज़ तो पता ही नहीं चाहिए। बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। आप अच्छे से विकास करें, शहर का विकास करें, तो हम भी आपके साथ हैं। तो अभी हमने रिसेंटली देखा था कि एक न्यूज़ चैनल था, उसने ऐसे कुछ मीम्स बना के चला दिया था जिस वजह से वो बैन हो गए थे। बट आप एकदम खुले सवाल पूछते हो तो आपको नहीं डर लगता कि कुछ हो जाएगा? सर मेरे को एक बात बताओ, कोई मेरे को यूट्यूब पे बैन कर देगा, फेसबुक पे बैन कर देगा, मेरे से मेरा बोलने का अधिकार छीन सकता है क्या? नहीं। मेरे संपादक साहब से उनके विचार की शक्ति छीन सकता है क्या? आप यूट्यूब बैन करोगे तो हम इंस्टाग्राम पे भी, हम फेसबुक पे भी, हमारा खुद का लोकल चैनल पे हमारा चैनल आता है, हम उसको कितने में बैन करोगे आप? और यही तो लोगों को बताना है कि प्रेस मीडिया बिकाऊ नहीं है, मीडिया स्वतंत्र है अपने सवाल पूछने के लिए। कुछ लोगों की वजह से पूरी आप कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते हो। कुछ लोग करते होंगे, मेरे को उसका कोई इल्म नहीं, कोई दिल्ली वाला करता हो, कोई बॉम्बे वाला करता हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ना तो मेरा कभी दिल्ली जाना ना बम्बई जाना। मेरे तो इस शहर की बात करनी और इस शहर का विकास होना चाहिए, मेरा उद्देश्य है। आज 30 सालों से मेरे संपादक साहब काम कर रहे हैं, उनके फादर आज 60 ईयर्स हो गए उनके फादर को इस फील्ड के अंदर, तो एक पूरा हरा भरा कुनबा है। मतलब ये जो व्यूज आते हैं, ये जो लोग हमें देखते हैं, ये एक आदमी की मेहनत नहीं, इसके पीछे संपादक साहब के पिताजी की मेहनत है, उग्रसेन जी राव साहब, उनके बड़े भाई साहब नारेश्वर जी राव साहब की मेहनत है, उसके बाद उनकी खुद की मेहनत है, उसके बाद कहीं हमारा नंबर आता है, मैनेजर साहब आते हैं, और ऑफिस के अंदर एक अच्छा इन्वायरमेंट है, बॉन्डिंग, तो एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है। मान लीजिए कि मेरी बीट राजनीति है तो मैं सिर्फ राजनीति संबंधित खबर करूंगा। उसमें से अगर किसी के पास उसके लिए फोन भी आ गया, दूसरे मेरे साथी के पास फोन भी आ गया, तो वापस मेरे को फोन कर। अच्छा, मान लीजिए कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया, मैंने देख ली, मैंने खबर कर ली, तो मैंने उस संबंधित जो जिसकी बीट है उनके पास, उनको भेज दी, वो फिर उसकी खबर करें। थोड़ी सी बॉन्डिंग होना जरूरी, आपस में ही लड़ते रहेंगे तो क्या होगा फिर। तो अब हम करेंगे हमारा सबसे लेजेंडरी इवेंट, दैट इज रैपिड फायर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूज़ का फुल फॉर्म बता दीजिए। नोटेबल, इवेंटफुल, वेदर एंड स्पोर्ट्स। क्या बात है, नाइस। हमको आशा नहीं थी, हमको लगा आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, बट आपने सही बताया। नेक्स्ट है, आपके काम का सबसे फेवरेट पार्ट क्या है? लड़ाई। कौन सी वाली? मैं जब भी प्रोग्राम कराता हूँ तो उसमें बहुत सारे लोग लड़ने लग जाते हैं। अच्छा, हाँ 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 हाँ। और वो लड़ते हैं, एक्चुअली उनकी दोनों की विचारधारा अलग होती है। अब उस विचारधारा को एक मंच पर उनको सेट करना, वो काफी चैलेंजिंग और मस्ती भरा रहता है। वो सेट करना, आ रहा है भाई साहब रुको यार, अरे रुको यार, चिल्ला चिल्ला के जो करते हो, राइट राइट जी। नेक्स्ट है, अभी तक हमने लगभग 50 से ज़्यादा एपिसोड्स बना दिए हैं, तो आपको उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा लगा? सबसे बेस्ट लगा मेरे को अजय जी पुरवाल साहब वाला और सिद्धार्थ सोनी वाला। अच्छा, क्यों? उनका भी विज़न जो था, जो उन्होंने विज़न रखा कि भाई ये उनका विज़न है, और आपकी जो शैली है, एक्चुअली हर व्यक्ति की शैली अलग होती है। आपने शायद नरम दल गरम दल का नाम सुना हो, 2 तरह के नेता लोग होते थे। हाँ हाँ हाँ। क्रांतिकारी, एक नरम दल वाले थे, एक गरम दल वाले थे। तो हमें तो ऐसा लगता है हम चिल्लाने वाले थे, हम गरम दल के, और आप बिल्कुल प्यार से नजाकत से पूछते हो, इनोसेंट हो, तो आप नरम दल के हो गए। अच्छा जी, आप बिल्कुल प्यार पुचकार के फिर उसको उधेड़ते हो। अच्छा ये आपने पकड़ ली फिर तो। जी। नेक्स्ट है, ये हमारा सबसे लेजेंडरी क्वेश्चन है। अगर आपको किसी 4 लोगों को पूरी दुनिया से डिनर पे बुलाना होगा तो आप किन को बुलाओगे और क्यों? सर एक तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बुलाना चाहूँगा। क्यों? नवाज भाई, मतलब उनके संघर्ष का बहुत बड़ा फैन हूँ, कि किस तरह से, मतलब
आपको टीवी पे आना है, उसके लिए आपकी शक्ल होनी जरूरी नहीं, आपकी गट्स ही होनी चाहिए। सही। जेठालाल हम्म 10 सालों से भी 15 सालों से तो मैं भी जेठालाल, और मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होगा हाँ हाँ जब मैंने खाना खाते हुए सेम मैंने जेठालाल जी को नहीं देखा हो। सेम। उनका वो हैप्पी दिवाली, क्या मजा, मतलब हर रोज उसमें कुछ नयापन करने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट वही, और उसमें रोज कुछ नयापन होना चाहिए। उनका मतलब आंखों से वो बबीता जी को देखना, उनकी आंखों से प्रेम तरसता है, इस तरह का मतलब आपका किरदार होना चाहिए। और उसके बाद तो फिर अगर बात हो तो सचिन तेंदुलकर, क्योंकि उनकी और मेरी डेट ऑफ बर्थ दोनों की सेम। अच्छा, अरे वाह। एज ही इज मास्टर ऑफ हिज फील्ड, मैं भी अपने फील्ड का मास्टर बनना चाहता हूँ। और एक मोदी जी, क्यों? मतलब मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ उनसे, क्या? मतलब किस तरह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, वो जो उनके अंदर कला है, मतलब बोलना किस तरह से, कब क्या बोलना है, ही नोज एवरीथिंग। और नव्स पकड़ना जरूरी होता है, लोगों की नव्स क्या है, लोग क्या चाहते हैं, वो जिसने पकड़ा वो लंबे समय तक दिलों पे राज करता है। वो मोदी जी के अंदर। अभी भी कोई ये नहीं कह रहा कि हम 2024 का चुनाव जीतेंगे, हाँ हाँ अभी भी सब यही करेंगे मोदी जी आएंगे, भले मिली जुली सरकार में कैसे भी आएंगे मोदी जी। ये डर होना चाहिए सामने वाले में, और ये डर अच्छा लगा। तो जो भी आप सवाल वगैरह जो पूछते हो खासकर नेताजी और उन लोगों से, तो कभी आपके ऊपर ऐसा प्रेशर आया कि भाई ये क्या पूछ रहे हो और ये सब चीज़ें क्या कर रहे हो? देखिए सर, ऑन द कैमरा तो कोई कहने की हिम्मत नहीं है, राइट। बाद में के बाद अभी कई बार बताता हूँ मैं, ये मावली वाले कृष्ण गोपाल जी हैं, इनका मैंने इंटरव्यू ले लिया, फिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा अच्छा कि भाई साहब 2 मिनट। हाँ तो कहा, हाँ भाई साहब बोलिए। कि भाई साहब यार, मेरे को मेरे बच्चे ने बोला था कि एक पत्रकार आएगा आपसे पूछेगा, प्लीज़ भेज सके तो अन्य डिलीट कर दो। अच्छा कि यार भाई साहब देखो, मैं मेरी नौकरी के साथ गद्दारी नहीं करूँ। हालांकि वो मेरे समाज के थे, वो भी पाली वाले, मैं भी पाली वाले समाज के थे, पर जहाँ आपने अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी करी, फिर आपका करियर खत्म था। अब कल की बात बताता हूँ। कल गुलाब जी भाई साहब जो हैं, जो अब माननीय राज्यपाल साहब, अब वो यहाँ पर पार्षदों की मीटिंग ले रहे हैं। तो शर्मिंदगी की बात है ना। तो आप जिस पोस्ट पर है, जो आपका डेकोरम होना चाहिए, जो आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए। आप वहाँ के पॉलिटिकल बातें कर रहे हो, पार्षदों से आप होली दिवाली स्नेह मिलन में आप आ रहे हो, बिना प्रोटोकॉल के आप आ रहे हो। जबकि राज्यपाल साहब का तो ये होता है कि उनका पूरे दिन की जो ब्यूरो होता है वो राष्ट्रपति जी को सबमिट कराना होता है कि भाई आज शाम को मेरी ये है, आज शाम को यहाँ जाऊँगा, आज शाम को यहाँ जाऊँगा। अब बिना प्रोटोकॉल के वहाँ आ गए, तो मैं तो उनकी भी रिकॉर्डिंग करके लिया है सर। अच्छा। बिल्कुल। तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही। तो अभी हमने जैसे देखा इजराइल और हमास वाला जो हो रहा है, उसमें जो रूबिका लियाकत जी है वो ऑन ग्राउंड गई थी और उन्होंने काफ़ी अच्छा उसको कवर किया था। तो इन फ्यूचर अगर आपको भी ऐसे छोड़ दें तो आप करोगे ऐसा कुछ? बिल्कुल। क्या करोगे आप उसमें? और मैं चाहता हूँ कि ये युद्ध वगैरह में नहीं जाना चाहता हूँ मैं। तो मतलब अगर फिर भी आपको भेज दे फोर्सफुली तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल जाऊँगा, वहाँ लोगों से बताऊँगा कि भाई लोग यहाँ पर कितनी परेशानी में है। युद्ध तो 2 देशों के बीच में होता है, उनकी आपस में क्या विचार को लेकर लड़ाई है, और वहाँ के दोनों के मुल्कों के जो लोग हैं वो कितनी परेशानी में, वो दिखाना जरूरी है। कि 3 घंटे के अंदर यहाँ पर वायुसेना से आक्रमण होगा, ये देश तबाह हो जाएगा, ये नहीं दिखाना है सर। वो दिखाना है कि लोग कितने परेशान हैं, लोगों को बेसिक क्या समस्या आ रही है। आप सोचो बाहर बम पड़ रहे हो, बम बिंग आवाज आ रही हो, और अपन अंदर बैठे हैं, आराम से बैठ सकते हैं क्या अपन? नहीं बैठ सकते। तो लोग कितने दहशत के माहौल में होंगे, वो दिखाना चाहूँगा। तो बीइंग अ रिपोर्टर, जैसे आप रिपोर्टिंग करने जाते हो तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस तो सर देखो, एक्चुअली मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मेरा तजुर्बा हो सकता है कि 2 साल का 3 साल का हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तजुर्बा 33 साल का है। कैसे? क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरे संपादक साहब का 30 साल का तजुर्बा भी जुड़ा हुआ है। वो हमें हर चीज़ की गाइडेंस देते हैं।
मैं मेरे पूरे आज चैनल के माध्यम से मेरे पूरे ऑफिस के स्टाफ को धन्यवाद। सबसे पहले मेरे संपादक साहब मन्नू जी राव साहब को धन्यवाद कि उन्होंने हमें मौका दिया। वो हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि भाई ये आप इनोवेशन करो, इस चीज़ को ऐसे मत करो, इस चीज़ को इस ढंग से उठाओ। आप कभी भी देखना, हमारी जो खबर होगी, खबर सबके पास वही होती है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। हाँ खबर किसी के पास अलग नहीं। अगर मान लो कि किसी आदमी का मर्डर हुआ है तो वो उसी की शक्ल होगी, एक ही फोटो होगा तो सबके पास होगा। उसको किस एंगल से उठाते हो आप, वो मायने रखता है। उसकी पंच लाइन क्या होनी चाहिए, मतलब आप उसको खोल के तब देखोगे जब उसकी पहले हेडिंग पढ़ोगे। राइट। वो हेडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग उसको खोल के देखें। वो 29 सालों का तजुर्बा उनका। तो सबसे पहले तो उनको धन्यवाद, सैल्यूट है उनको कि उन्होंने मौका दिया। और ऐसी जगह, मतलब आपने शायद आप की उम्र अभी 23 ईयर्स ही है, तो आपने शायद वो ऑस्ट्रेलिया का जो पीक टाइम है वो देखा हो शायद आपने। जब 1999 से लेके 2007 तक ऑस्ट्रेलिया टीम अनबीटेबल टीम थी, मतलब उनका कोई सानी ही नहीं था। तो वैसे ही हमारे न्यूज़ चैनल अनबीटेबल है, और ऐसे न्यूज़ चैनल में काम करने का हमें मौका मिला। मैनेजर साहब को भी धन्यवाद दूंगा। और मैं आपको मेरी जिंदगी के 2 किस्से बताता हूँ। अच्छा। जब मेरे मैनेजर साहब, हमारे ऑफिस में एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, तो उस ग्रुप में यूँ है कि उसमें से जो रिमूव हुआ वो नौकरी से गया बाहर। तो कई बार ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हमसे भी होती है। एक बार मेरे को रिमूव करा मैनेजर साहब ने। उसके अगले दिन जो प्रोग्राम करा, मतलब अगली बार जो प्रोग्राम करा, 4-5 दिन के लिए रिमूव करा था वो। अच्छा। तो अंदर हमेशा गुस्सा भरा रहता था, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि एक शौक है जुनून है करने का। तो फिर वापस उन्होंने मेरे को लिया, और उसके अगले दिन मैंने प्रोग्राम करा अमित शाह जी की रैली वाला। अच्छा। गांधी अरे ग्राउंड वाह। वाला, ठीक है। अभी हाल का किस्सा बताता हूँ। एक दिन पहले मेरे को रिमूव करा, अगले दिन मुझे वापस जोड़ा। अच्छा। और ये फूल जी वाला ये काम उस दिन हुआ एमएलए की फुल फॉर्म वाला। तो जब मैनेजर साहब ने मुझे निकाला भी है, तो अगले दिन धमाकेदार एक करके वापस आए। अरे वाह। तो मैनेजर साहब का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हैं, अच्छा मौका दिया। और एक बड़े भाई की जो भूमिका होती है, भाई साहब तो क्या है कि कई बार हम भी उनसे बात करने में हिचक होती, क्योंकि बहुत सम्मान है उनके लिए। पर मैनेजर साहब से हम खुल के अपनी हर बात, भाई साहब यार ये समस्या ही रहने सेट कराना पड़ेगा। तो मैनेजर साहब से हमारी ट्यूनिंग थोड़ी सी वैसी। और उसके बाद सारा ऑफिस का स्टाफ, भले एडिटर हो, जितने भी एडिटर, वो चिढ़ते बहुत है। अच्छा। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सारी मेहनत वो ही कर रहे हैं। हाँ। और जबकि उन्हें ये मालूम नहीं कि फील्ड में भी तो मेहनत लगती है। सही बात है। अब मैं किसी का इंटरव्यू लिया है, अब वो इंटरव्यू रात को 11 बजे तक नहीं आता है, तो वो व्यक्ति हमारे को 5 फोन कर देता है, ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब हम उस एडिटर को फोन करते हैं, कहते अरे बन रहा है। पर फिर भी ऑफिस के एडिटर का भी धन्यवाद, गौरव जी का भी धन्यवाद। और साथ ही जितने संवाददाता, उस दिन का भी मैं आपको बताता हूँ। एमएलए की फुल फॉर्म भाई साहब ने जरूर बोला पूछने के लिए, पर वो एमएलए की फुल फॉर्म जो दोबारा पूछी मैंने, सर आपने शायद क्वेश्चन सुना नहीं, वो मेरे साथी संवाददाता लखन जी की वजह से पूछी मैंने, क्योंकि उन्होंने मेरे को पीछे से कहा वापस पूछ। तो कुछ चीजें किस्सा बनती तो उसमें सबका योगदान होता है। ऑफिस के अंदर मनीषा जी भी है, रोबिन जी भी है, सब एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं। तो उससे एक टीम बाउंडिंग बनती है और एक अच्छा काम करते हैं। और एक अच्छा काम करते हैं तो शहर के पटल पे एक अच्छी अपनी पहचान बनती है। और कोई यूँ सोचे कि भाई मैं सब कुछ हूँ, तो वो गलत फहमी। आज मैं अगर मेरे पीछे उदयपुर न्यूज़ नहीं हो तो मुझे 5 आदमी भी नहीं जानते। मैं आपको एक बात बता दूं, तो पहचान उदयपुर न्यूज़ से, और उसको बनने में 60 साल लगे। 30 साल भाई साहब के पिताजी को, 30 साल भाई साहब को, और भाई साहब के बड़े भाई साहब को, और फिर बाकी हमारे में। तो ये सब मिल के एक ब्रांड बनता है। तो आपका जो तरीका है बात करने का वो काफ़ी ऐसा देसी सा है और अच्छा मतलब लगता है। तो ये सबके लिए सेम रहता है या सिर्फ जब ऑन कैमरा होता है तभी रहता है? नहीं सर, मेरा नेचर ही ऐसा ही। आप मेरे साथ बैठोगे तो मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा। मतलब उसमें कोई, मैं कुछ नया नहीं करता हूँ कैमरे बजाय, जो मैं हूँ वो मैं हूँ। जो रॉ चीज़ जो है दिख रही है वही है। मतलब मैं हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहता हूँ, मस्ती करता रहता हूँ, अच्छा। मजाक करता रहता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज चाहता हूँ,
हमेशा टीवी के अंदर हम देखते हैं, पिक्चर में हमेशा हीरो का नाम बड़े बड़े अक्षरों में आता है, हाँ हाँ हाँ। पर हमेशा हीरो पिक्चर को नहीं उठाता। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे रोल होते हैं जो भी पिक्चर में जान डालते हैं। आपने एक रन पिक्चर देखी है आपने? हाँ। अभिषेक बच्चन ने। हाँ उसमें अगर वो वैसा सेकंड जो कॉम्प्लीमेंट्री रोल करते हैं, अगर उनका रोल नहीं होता वो पिक्चर में क्या है? हाँ राइट। अरे छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिया बे, हाँ वो वाले वैसा चिकन बिरयानी, हाँ 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 वो वाला सीन। तो हमेशा जरूरी नहीं कि आप अच्छे दिखते हो, आपकी अच्छी शक्ल हो तो या आप कुछ अच्छा बोल सकते, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ उदयपुर के जितने पत्रकार सबसे खराब शक्ल अपनी होगी, पर आप बोलो इतना अच्छा फिर लोग आपको पसंद कर। ऐसा नहीं सब आप लोग पसंद करते हो वैसा। आप नीचे कमेंट देखो, कुछ भी लिखता है, हाँ। कोई भी लिखो, कुछ भी। यार गाली जब आप मोदी जी को दे देते हो, हाँ आप राहुल गांधी को गाली दे देते हो, तो मैं क्या चीज हूँ? मैं तो मतलब उनके नाखून के बराबर भी नहीं। पर आप कुछ भी बोलो, लोग कुछ भी कहे, किसी को आज हो सकता है मैंने फुल जी से फुल फॉर्म पूछे, वो नहीं बता पाए, वो बता पाते, और विवेक कटरा जी नहीं बता पाते। तो जो आज मेरी तारीफ कर रहे हैं वो मुझे गाली लिख रहे होते हैं, हाँ सही और जो मुझे गाली लिख रहे थे वो मेरी तारीफ कर रहे होते हैं। सही बात है। तो लोग कभी भी स्टेबल नहीं होते, वो हर बार आपका आकलन अलग अलग ढंग से करेंगे, बस आप आपका काम करो। सो थैंक यू मयूर जी, धन्यवाद सर हमारे इस पॉडकास्ट पर आने के लिए। और आपने जो इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, और जो लोगों की एक क्यूरियोसिटी थी कि हमेशा रिपोर्टर होता है वो सवाल पूछता है, बट इस बार उल्टा हो गया, हमने एक पॉडकास्ट पर रिपोर्टर को ही घेर लिया। तो आपका कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? अच्छा रहा सर, और अच्छे से आपकी बात सुनने का मौका मिला। मैं क्या इतनी शांति में बहुत कम बैठता हूँ, अच्छा। मुझे हमेशा पब्लिक का अल्लाह ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो, भाई साहब क्या कर रहे हो, उसमें ज़्यादा मजा आता है। पर फिर भी आपने जो पूछा, आपकी एक अलग सोच थी, आपने जो पूछा, और मेरे को भी बताना था। देखो मेरी भाषा में कुछ लोग क्या सोचते हैं वो मैं जब आऊँगा तभी बता पाऊँगा। हाँ सही बात। तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया कि भाई मैं किसी पार्टी का पत्रकार नहीं भैया, हाँ जो सिस्टम है, जो सत्ताधीश है, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा। तो उससे सवाल पूछते हैं। अब मैं जयपुर रह रहा होता तो मैं मुख्यमंत्री से डायरेक्ट पूछता, मैं उदयपुर में रह रहा हूँ तो मैं महापौर जी से पूछूंगा, उप महापौर जी से पूछूंगा, विधायक साहब से पूछूंगा, मोहल्ले में विकास नहीं होगा तो पार्षद से पूछूंगा। अब आप देखो यार, पार्षद अधिकांश बीजेपी के, उप महापौर महापौर बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, सब बीजेपी के, तो फिर सब समझते हैं यार ये तो कांग्रेसी पत्रकार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सवाल सिस्टम से पूछा जाता है और सिस्टम से सवाल पूछने का अधिकार है। पत्रकार का काम ही यही है कि भाई सिस्टम से सवाल पूछे। और जो अब हम देख रहे हैं जो फ्यूचर है जर्नलिज्म का, वो क्या है आपके अकॉर्डिंग? सर फ्यूचर हमेशा हर चीज़ का ब्राइट होता है, आप निरंतर प्रयास करो, कोई चीज़ खत्म नहीं होती। नयापन लाने का, हमेशा नवाचार लाने की कोशिश करो। कुछ नयापन आप दोगे तो लोग आपको हो सकता है पसंद करें, हो सकता है ना पसंद करें, ना पसंद करके भी उसमें कुछ ना कुछ संशोधन की वो रहती है कि भाई इसमें ये संशोधन करो तो लोग इसको पसंद कर लेंगे। नवाचार हमेशा सैल्यूटेबल होता है, नवाचार को ही सलाम करती है दुनिया। और बेबाकी से पूछो, निष्पक्ष होकर पूछो, जिससे भी पूछना है डरो मत। जहाँ आप डर गए वहां बिखर गए, जहाँ आपका डर खुल गया वहां आप निखर गए।